Guys, today we are going to start the second part of the inventory turnover ratio और ट्राई करेंगे क्या ख़त्म ही कर दें इसको। और तो ये सेकंड पार्ट में क्यों रखा गया, तो इसमें प्रॉब्लम सम्स आते हैं। प्रॉब्लम सम्स आपको मैथ्स में आते थे, एडवांस्ड क्वेश्चन इस तरह के कुछ इक्वेशंस लिखी होती थी कि ये इज़ ओवर दिस मोर टाइम्स ये वो। तो जो मेरे से मैथ्स पढ़ चुके हैं बचपन में बच्चे, उनको इस प्रॉब्लम सम्स को मैंने कन्वर्ट करना मैथ्स को इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना सिखा रखा है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो नए बच्चे हैं उन लोगों को मैं सिखाऊंगा कि इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कैसे करना है। बहुत इजी मेथड है। पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। टोटल सेल्स, सेल रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है और ये निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है, अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले जो दिया है उस पर काम करते हैं। यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए। टोटल सेल्स कितनी है? 2,20,000। सेल्स रिटर्न कितनी है? इतनी। तो हमको क्या चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए? नेट सेल्स, सॉरी हमको यहाँ पे चाहिए सीओजीएस। सीओजीएस चाहिए अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये चाहिए। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले उसको देखते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सीओजीएस का फॉर्मूला जी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक फॉर्मूला ये है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास दिया हुआ तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सारी की सारी नेट सेल्स में है। तो मैंने आपको बताया था, इसको नंबर 1 ले लो। और नेट सेल्स का फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको, ये आप 11th में सीख के आए हो, इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये 11th में सीख के आए हो लास्ट चैप्टर में। तो नेट सेल्स और टोटल सेल्स एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको 2,20,000 दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न 20,000 दी हुई है। तो जो अब देखो फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले मैंने ये लिखा, यहाँ पे मेरे को एवरेज इन्वेंट्री तो भी छोड़ दो, पहले सीओजीएस पकड़ी मैंने, सीओजीएस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया जो मेरे को चाहिए। पहले ये फॉर्मूला लिखा, फिर सीओजीएस का फॉर्मूला लिख दिया। अब सीओजीएस का फॉर्मूला मेरे को ये निकालना है, ये गिवन है, तो मतलब ये निकालना है, ये गिवन है, क्या बच गया? ये चाहिए। अगर ये मिल जाएगा तो इसको माइनस कर दूंगा ये। तो ऐसे फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाया करो। तो ये निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लिख दिया। इसका फॉर्मूला ये वाला ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सेल और सेल रिटर्न दी हुई है। इसका एक और फॉर्मूला था कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, वो नहीं लिखा मैंने क्योंकि अभी मेरे को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो जोन से फॉर्मूले की जोन से इन्फॉर्मेशन है वो लिख देंगे। तो ये निकाला था, फिर ये लिख दिया। अब इसमें ये दिया हुआ है नेट सेल टोटल सेल एक ही बात होती है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? नहीं सॉरी, नेट सेल टोटल सेल एक ही बात नहीं होती। ये टोटल सेल्स जो ये वाली सेल्स दी हुई है, टोटल सेल्स वो सेल होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। टोटल सेल होती है एग्जैक्टली कितनी सेल की है, उसमें से कितना वापस आया वो माइनस कर देंगे। टोटल सेल आपको दी है 2,20,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो इसको कर देंगे पुट इन, इसको 2 ले लेते हैं, पुट 2 इन 1, इसको 2 को 1 में डाल देंगे। तो ये यहाँ से आ गया नेट सेल कितनी? 2 लाख। 2 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया? 50,000, और आंसर आ गया 1.5 लाख। ये क्या आ गई जी आपकी सीओजीएस, यहाँ पे पुट करने के लिए मेरे पास आ गई। ठीक है, ऊपर का मेरे को काम मिल गया है। अब मैं चलूंगा नीचे की तरफ, थोड़ा सा मैं इसको रब करूंगा, प्लीज पॉज इट एंड नोट इट डाउन। अब एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास नहीं है। ठीक है, सीओजीएस समझ आ गया होगा आपको। कुछ भी नहीं किया, सीओजीएस का फॉर्मूला से नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट सेल के फॉर्मूले से नेट सेल निकाल के डाल दिया, सीओजीएस आ गया सर। और जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले सब कुछ कर चुके हो। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है हमारे पास। पहले जो निकाला उसका फॉर्मूला जरूर लिखा करो, ताकि ना आगे भूल जाती है कि चाहिए क्या। चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, यही फॉर्मूला। इसमें ये निकालने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री तो मेरे को दी हुई है, तो बेसिकली चाहिए क्या? सारा का सारा काम इस पे करना। अगर मेरे को ओपनिंग इन्वेंट्री मिल गई, मैं ये गिवन है ये पुट कर दूंगा और ये आ जाएगी, इसको यहाँ पुट कर दूंगा, सब कुछ खत्म। तो पहले ये फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ पे ये चाहिए उसका फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे ये गिवन है ये चाहिए। अब मतलब आंखें खुल गई मेरी, ये चाहिए। ठीक है, जब मेरे को ये चाहिए तो उसके लिए क्वेश्चन दी हुई है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000। अब इस इक्वेशन को पढ़ के क्या समझ आ रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है? वो कह रहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से ओवर है।
एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री से ओवर, ऊपर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक्सेस है मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 20,000 से। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सेस है, ओवर है, ओवर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब उसके कितना फर्क है? माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20,000। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से? 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग माइनस, देखो ज़्यादा कौन सी? ये। किससे ज़्यादा? इससे। कितनी फ़र्क है दोनों का? ये। एक तो इक्वेशन ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। एक इक्वेशन ऐसे बना सकते हो आप, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? 20,000 ज़्यादा किससे? ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज इतने। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 20,000, ये भी लिख सकते हो। तो मर्जी एक ही है, फर्क कुछ नहीं है, ये इधर माइनस हो गया था, इधर प्लस हो गया। तो इक्वेशन समझ के सही बनानी, कभी भी ऐसा मत कर देना कि ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाए, क्लोजिंग यहाँ पे आ जाए। वो तब होगी जब यहाँ पे उल्टा दिया हो। अगर यहाँ देखो एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आप उल्टा कर सकते हैं। तो पहले तो इक्वेशन को हिंदी में समझो कि क्लोजिंग और ओपनिंग में ज़्यादा कौन सी है। तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग मतलब ओवर ओपनिंग, कि ओपनिंग में क्लोजिंग कितनी ज़्यादा है? 20,000। तो क्लोजिंग ज़्यादा है, तो मतलब ओपनिंग में कुछ मैं ऐड करूंगा तभी क्लोजिंग बन पाएगी, तो क्लोजिंग बड़ी। इन दोनों में कौन सी बड़ी? ओपनिंग बड़ी है कि क्लोजिंग बड़ी है? इन दोनों को ऐड करके क्लोजिंग बनती है, मतलब ये छोटी होगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू ये कर सकते हो, तो मर्जी आपकी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपकी 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री आपने निकालनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी आ गई 60 में से 20 इधर ले आता हूँ मैं, आ जाएगा 40,000। और इधर ओपनिंग इन्वेंट्री इधर नेगेटिव है, उधर लेके जा रहा हूँ ना। हमें आप लोगों को बचपन में सिखाया गया कि जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट रखो, ऐसा मैं नहीं सिखाता। आपको जो चीज़ निकालनी है उसको पॉजिटिव रखो, चाहे वो लेफ्ट में पॉजिटिव आए चाहे वो राइट में पॉजिटिव आए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं मैथ्स में, ये ओपनिंग से हमने ओपनिंग निकालनी है तो ओपनिंग को लेफ्ट ही रखना है, चाहे क्वेश्चन खराब हो जाए। तो ओपनिंग को लेफ्ट में चेक करने 60 को माइनस कर देते हैं, आंसर माइनस में आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आप लेफ्ट में रखो, आप राइट में रखो, पॉजिटिव रखो। मेरी रिक्वायरमेंट लेफ्ट राइट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव, कि जो चीज़ निकालनी है वो पॉजिटिव रखो। ओपनिंग इन्वेंट्री नेगेटिव थी, पॉजिटिव कैसे हो सकती है? उधर जाके उधर ले गया, 20 इधर ले गया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई आपकी 40,000, इसमें पुट कर लो। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 दी हुई है 2 से, 1 लाख हो जाता है, 1 लाख डिवाइड बाई 2 हो जाता है 50,000। तो 50,000 आ गई एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ पुट कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं हमने। पहले क्वेश्चन में टाइम लगा दिया आप लोग को समझाने के लिए, बाकी आपने खुद देखना है, बाकी मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम सम है, इसको प्रॉब्लम सम्स का ही नाम दे रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम सम्स में ऐसी लाइनें लिखी होती हैं। तो ध्यान से देखो, COGS दिया है, ITR दिया है, ये दो चीज़ें निकालने को बोला है, और ये क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन पे बाद में काम करते हैं, पहले जो दिया उस पर काम करते हैं। COGS दिया, ITR दिया, तो क्या करें? COGS और ITR से कौन सा फॉर्मूला बनता है? ऑब्वियसली ITR का, तो उस पर काम करेंगे। ITR का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। नीचे करते हैं, ITR कितना दिया? 8 टाइम्स, बात ही खत्म। हर आपने अभी तक क्वेश्चन में ITR निकाला था, अब क्वेश्चन शुरू हो गए जहाँ से ITR दिया होंगे। ITR दिया है, COGS कितना हो गया? 2 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, मतलब इससे हमारी क्या निकल के आ गई? एवरेज इन्वेंट्री। क्योंकि देखो आपने निकालना क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, तो ये किस फॉर्मूले में आती है? एवरेज में, तो एवरेज चाहिए पहले में। तो और वैसे भी ये फॉर्मूला एक मेरे को दिख गया था कि यार ये दो चीज़ों का फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूले में 3 चीज़ें आती हैं, ये दिया हुआ है और ये माइंड में एक चीज़ आ गई थी, ये निकाल सकता हूँ। तो जो फॉर्मूले में दिख रहा है कि फॉर्मूला बन रहा होता है उसका फॉर्मूला बना दिया, जो गिवन हो ना, अगर उससे कोई फॉर्मूला बन रहा हो तो बना दिया करो, क्योंकि मैंने आपको खाली सॉल्व करना नहीं सिखाना, आपको ये भी देखना भी सिखाना है कि पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए या किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। फिर एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर होता रहता है। एवरेज इन्वेंट्री डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगी, ठीक है। 8 से डिवाइड कर देते हैं, 4 ज़ा नहीं 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, बच गया 40,
16 बच गया, 40 जो बचा 25,000 मेरी आ गई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब इस एवरेज इन्वेंट्री को मैं साइड पर रख देता हूँ क्योंकि मेरे को भी बोर्ड रब करना पड़ेगा। तो एवरेज इन्वेंट्री लिख दी मैंने साइड पे। अब इसको मिटाते हैं, मिटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग तो कॉपी में करते रहोगे। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। जैसा लिखा है वैसे ही कन्वर्ट कर दूंगा मैथ्स में। कैसे? इन्वेंट्री इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, इतने पार्ट का ओपनिंग इन्वेंट्री। इसको जो लोग मेरे से मैथ्स पढ़ चुके हैं मैंने सिखा रखा है, इसको कैसे कहते हैं? इज आर विल बी इक्वल टू का पूरा नाम क्या है? इज इक्वल टू इज आ गया। तो ये मैंने अपने बच्चों को 9th और 10th में सिखा दिया था कि प्रॉब्लम सम्स को कैसे मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, इज मतलब इक्वल टू, 1.5 मतलब 1.5। अच्छा 1.5 के साथ में टाइम्स लिखा हुआ है, मैं लिखना भूल गया था। 1.5 इज इक्वल, ऐसे डाल दिया 1.5 के नीचे आ गया टाइम्स। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई की जगह हम ब्रैकेट लगाते हैं हमेशा। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई लिख लो या ब्रैकेट, एक ही बात होती है। ठीक है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा क्योंकि कई वीडियो पुराने बच्चे देख रहे होंगे तो उनको बोर लगेगा कि सर ने सिखा तो कितनी बार सिखाते हैं सर। तो ये 9 से सिखा दिया था मैंने, नए बच्चों के लिए। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स की जगह ये साइन मोर देन। अच्छा अभी इसको नहीं लगा रहे क्योंकि साथ में मोर देन भी आ गया, तो ये वाला साइन और मोर देन इकट्ठा नहीं लग सकता, एक ही बात होती है। 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। तो क्या मतलब हुआ? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 टाइम्स को ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, टाइम्स का ब्रैकेट भी आ गया, मोर देन। अब ये आ सकता है, खाली ऐसा और ऐसा कोई साइन हमने मैथ्स में नहीं सीखा था, तो यहाँ पे मतलब कोई चीज़ आएगी। 1. देखो टाइम्स जब भी आता है तो कुछ मल्टीप्लाई जरूर होता है, ये बचपन से पढ़ रहे हैं कि टाइम्स मतलब 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई जरूर है। तो 1.5 टाइम्स मतलब यहाँ पे कुछ आएगा, मोर देन की जगह मोर देन, इन्वेंट्री एट द एंड मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ही आएगा। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 1.5 गुना ज़्यादा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री से तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1.5 गुना किया जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सीखनी है आपने, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको लेकिन बाद में समझ आ जाएगा। अच्छा अगर इक्वेशन आती कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो सिचुएशन अलग होती। देखो फर्क किसका किया, मोर देन का फर्क किया मैंने। सेम इक्वेशन लिखी है, बस मोर देन हटा दिया, तो फिर क्या बनता? तो फिर बनता ओपनिंग इन्वेंट्री इज की जगह इक्वल 1.5 टाइम्स की जगह ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये चीज़ों का फर्क सीखना है आपने कि जैसा लिखा है वैसा ही आपको दिखाना है। ये खाली टाइम्स है, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री, मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे लिखा है कि मल्टीप्लाई भी करना है, टाइम्स भी करना है और मोर देन भी करना है। किससे करना है? मल्टीप्लाई किससे करना है, मोर देन किससे करना है? मल्टीप्लाई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री से और मोर देन भी क्लोजिंग इन्वेंट्री से। तो ये चीज़ों को समझ लो, मोर देन की वजह से इक्वेशन चेंज होगी, पहले मल्टीप्लाई भी हो रहा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री से ऐड भी हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन मैंने रख के दिखा दिया आपको। अब लेट करते हैं। देखो ऐसा सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ना ओपनिंग पता है और ना क्लोजिंग पता है। अगर इसमें से एक चीज़ पता होती तो मैं उसकी, अगर ये पता है इसकी वैल्यू डालता तो क्लोजिंग आ जाती, क्लोजिंग पता होता तो इसको सॉल्व करता ओपनिंग आ जाती। ना ओपनिंग पता है ना क्लोजिंग, तो जब दोनों नहीं पता तो लेट कर लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री बी एक्स। तो आप पूछ लो ना कि सर ओपनिंग को लेट नहीं किया, क्लोजिंग को क्यों लेट किया? क्योंकि ओपनिंग जो है क्लोजिंग पे डिपेंड है, क्लोजिंग किसी पे डिपेंड नहीं है। क्लोजिंग तो खुद ही सॉल्व हो रही है बेचारी। तो क्लोजिंग में कुछ काम हो रहा है, तो क्लोजिंग में कुछ करेंगे, ऐड मल्टीप्लाई, क्लोजिंग में कुछ भी करेंगे तो आंसर किसका बदलेगा? ओपनिंग का, क्योंकि इक्वल टू के अलावा ओपनिंग अकेला है। तो ओपनिंग मतलब क्लोजिंग पे डिपेंड है, क्लोजिंग ओपनिंग पे डिपेंड नहीं है। तो जो डिपेंड होता है उसको छोड़ देते, जिस पे डिपेंड होता है उसको लेते हैं। बचपन से प्रॉब्लम हम सीखते आ रहे हैं, मेरे को 9th का काम दोबारा पढ़ाना पड़ गया। तो जिस पे डिपेंड है, क्लोजिंग पे डिपेंड है ओपनिंग, तो क्लोजिंग को लेट करते हैं। तो लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री भी एक्स, तो देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? 1.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह x
प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह x, तो उसको सॉल्व करते हैं 1.5x प्लस x, तो 2.5x आ जाएगा। 1.5 प्लस 1 2.5x आ जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई 2.5x, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई x, दोनों को हमने x में एक ही वेरिएबल कर दिया। अब करेंगे एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाली हुई है 25,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 2.5x, क्लोजिंग इन्वेंट्री x ली हुई है। तो हमने क्या किया था, क्लोजिंग को x लिया था तो ओपनिंग भी x में आ गई थी, तो जब वेरिएबल एक ही रह गया तो इस इक्वेशन में x को निकाल सकते हो। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले 50,000। कई बच्चे ये x ले आते हैं पहले, ऐसा नहीं होता, पहले ये जाएगा और x वाली टर्म इकट्ठी हो जाएगी 2.5 प्लस ये हो जाएगा 3.5x। जब 3.5x आ जाएगा तो ये 3.5 या मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड कर दूंगा मैं, तो इसमें x आ जाएगा। तो डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है थोड़ा सा उसमें आ रहा है पॉइंट्स में, तो मैं पॉइंट्स में ना लेके 14286 लिख दूंगा जैसा बुक में लिखा है। आप लोग 14287 या 5 कुछ भी ले लेना, तो उसको 5 ले लेता हूँ मैं, ठीक ठाक लगेगा, थोड़ा सा 5 अच्छा लगता है। तो 14285 मेरा क्या आ गया x आ गया, मतलब ये x क्या था, क्लोजिंग स्टॉक को x लिया था, क्लोजिंग स्टॉक आ गया ये। तो ओपनिंग स्टॉक भी निकाल लेते हैं। देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 14285, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या है ये ना 2.5x। तो ऐसे क्वेश्चन आपने मैथ्स में करे हुए 2.5x, x की वैल्यू क्या है 14285, मतलब 14285 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कह रहा है ना वो। जब x निकल गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए 2.5x आ जाएगा, तो 2.5x की वैल्यू पुट कर देंगे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 35715 आ रहा है। मैं काम करता हूँ मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ, तो 14285 इंटू 2.5, 35712 कुछ आ रहा था, उसको 5 लिख दिया ताकि इजी लगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं तो ध्यान रखना किससे क्या, इसको प्रॉब्लम सॉल्व कहते हैं, प्रॉपर मैथ्स के ऊपर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। तो ये नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे अच्छा क्वेश्चन आया था, तो ये अच्छे क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में करा दूंगा ताकि आप बाकी के क्वेश्चन कर सको, रट्टे मत मारना। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने क्या कहा था, इसको क्या कहते हैं सेल्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर खाली लिखा हो तो सेल होता है, अगर कॉस्ट इसके साथ में लगा दी जाए तो ये COGS बन जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट वर्ड नहीं है, कैश वर्ड है, तो ये वर्ड का बड़ा ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में होते हैं बोर्ड में पेपर में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये देखो कैश लिखा है कि क्रेडिट लिखा है कि कॉस्ट लिखा है, तो 3 चीज़ें आती हैं, कैश, क्रेडिट और कॉस्ट। तो जब कॉस्ट हो तो COGS हो जाती है, अभी यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, कैश और क्रेडिट लिखा है, तो ये सेल्स रहेगा। तो ये खाली रेवेन्यू ऑपरेशन क्या होता है, सेल। तो पहले जो दिया है उसको देखते हैं, तो रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब सेल। अब 2 तरह के दिए, एक कैश दिया और क्रेडिट, मतलब एक है कैश सेल और एक है क्रेडिट सेल, ठीक है जी। और साथ में दिया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो कैश रेवेन्यू, इसको ना सेल, एक मिनट गलती होगी, सेल नहीं कहते इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो कहेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेल ही मानेंगे। तो रेवेन्यू ऑपरेशन क्या होता है, साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा। अगर ऐसे खाली दिया हो तो इसका मतलब होता है नेट सेल्स, और अगर इसमें कॉस्ट लगा दूंगा तो बन जाएगी COGS, ठीक है। अब मैंने कॉस्ट तो नहीं लगाई, तो रेवेन्यू ऑपरेशन है, इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, हमारा क्या बन जाता है COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा फॉर्मूला था, हमारा फर्स्ट पेज पे लिखवाया था। अभी क्या करते हैं, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 2 चीज़ें दी हैं, एक कैश रेवेन्यू ऑपरेशन और क्रेडिट, मतलब क्या दिया है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, तो ये क्या निकल आएगी आपकी नेट सेल, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला ये भी लिखा था, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, तो कैश क्रेडिट वर्ड आया था, तो इसको सेल कहते हैं। इतने क्वेश्चन को
तो मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल दी हुई है, इससे पहले तो नेट सेल निकालूंगा मैं अभी इस पर ध्यान दे ही नहीं रहा क्योंकि मेरे को जो दिया है पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, तो उससे क्या हो जाता है मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाता है। 2 लाख नेट सेल आ गई 2 लाख। ITR निकालना है, 2 चीज़ें चाहिए। तो मैंने कहा शुरुआत जो निकालना वहाँ से करनी है, उल्टी लेटर चढ़ते हैं, तो ये निकालना ये चाहिए। तो सबसे पहले तो नेट सेल आ गई और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहले मेरा क्या निकल के आएगा, COGS। तो COGS का फॉर्मूला है जी नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट दी है, ऑन सेल नहीं दिया, तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। तो लेट कर लेते हैं COGS या कॉस्ट BX, ठीक है। जब कॉस्ट X आ गई तो इसको X लिख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन किया था मैंने, जब सेल दी तो सेल का अमाउंट यहाँ डाल दो और कॉस्ट दिए तो कॉस्ट को X ले लो। तो नेट सेल कितनी है, 2 लाख, ठीक है। क्यों निकाल दे, क्योंकि COGS वहाँ पे डालनी है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, 25%, मतलब ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मतलब इनटू X। तो इसमें से हम X निकालेंगे, ये कट जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा X, ये माइनस हो रहा है X/4, इधर आके प्लस हो जाएगा X/4। तो आप लोग एक स्टेप डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला, जिसकी मैथ्स जितनी अच्छी हो उस हिसाब से स्टेप्स को खा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये X/4 था, माइनस था, मैं प्लस कर दिया, ये बन जाएगा 4x ऊपर अपॉन 5, नहीं 5x अपॉन 4, ठीक है। x आ जाएगा इंटू 4/5, ये 4 ऊपर 5 नीचे, तो डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 से कटेगा 5 4 ज़ा 20 और ये आ जाएगा 40,000। तो 40,000 इंटू 4 1,60,000 COGS आ गई। तो ये आपने ऐसे यहाँ पे नहीं लिखना, सबसे ऊपर आप इसको साइड पे लिख के रख देना, ठीक है। COGS ऐसे पूरा, ये जो पूरा मैंने लिखा है इसको साइड पे लिख के रख देना, फिर इसका फॉर्मूला लिख देना, फिर इसमें 1,60,000 डालोगे ना तो वो बोलेंगे कहाँ से आया। तो ये जो आपने पूरा शो किया है, ठीक है, इसको आप डाल देना या इसको इक्वेशन डाल दो 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। तो फिर क्लियर रहेगा भी क्या लिखा है, फ्रॉम 1 लिखा है, तो ये COGS आपका कहाँ से आया। अब इतने क्वेश्चन को मिटाया था क्योंकि COGS मेरे को मिल गया, ये आप लोगों को अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब जो काम करना है हमने किस पे करना है, एवरेज इन्वेंट्री पे। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो क्लोजिंग के लिए दिया है कि क्लोजिंग वॉज 3 टाइम्स ओपनिंग, और ओपनिंग के लिए दिया है ओपनिंग वॉज 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। ये CORS का मतलब कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बुक में पढ़ लेना साथ में। तो क्लोजिंग के लिए कह रहा है कि 3 टाइम्स ओपनिंग का है, और ओपनिंग के लिए कह रहा है कि 3 टाइम्स उसका है। दोनों मेरे को 3 टाइम्स ही दी हुई है, नहीं सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10%, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ। क्लोजिंग कह रहा है 3 टाइम्स ओपनिंग का है, जब ओपनिंग पता लगेगा तो क्लोजिंग भी मिल जाएगा। और ओपनिंग कह रहा है कि 10% कॉस्ट का, तो मैं पहले किस लाइन पे जाऊँ, इस लाइन पे कि इस लाइन पे, पहले मैं इस पे जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग 10% कॉस्ट का है। जब ओपनिंग मिल जाएगी, ओपनिंग की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो क्लोजिंग मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ मेरे को क्लोजिंग भी नहीं पता, यहाँ मेरे को ओपनिंग भी नहीं पता, ओपनिंग भी नहीं पता, लेकिन 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, COGS, ये होता है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस COGS, ये मेरे को पता है। तो इन 2 लाइंस में, यहाँ पे पहले क्वेश्चनों में एक ही क्वेश्चन थी, 2 इक्वेशंस आ गई, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है, तो मैं पहले इस इक्वेशन के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट कैसे करना है, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, अगर इसमें दी होती मैं इस पे करता, उस पे दी उस पे करता। तो ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज, मतलब इसको भी छोड़ देते हैं, इसको पकड़ते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज मैंने कहा इज, विल बी, आर, वॉज, वॉज की जगह क्या आ गया, इक्वल टू 10%, 10/100
अब हमेशा परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई होती है, ये आपको मतलब लिखने की या ऑफ लिखने की जरूरत नहीं होती, जब भी परसेंटेज होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो 10% किसका, CORS या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या COGS। तो COGS कितनी आई थी, 1,60,000। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आप ये सब छोड़ देते, पहले ये पकड़ लेते, तो यहाँ पे आपके पास ये फिगर COGS वाली होती नहीं, तो आप लोग वहीं पे रुक जाते कि क्वेश्चन करें कैसे। तो मैंने आपको ये सिखाया कि जो आपको दिया है ना, पहले उसको छेड़ लो, उससे कुछ चीज़ निकल के आएगी। अब मान लो इसमें COGS की ज़रूरत थी तो COGS यहाँ से मिल गई थी, और अगर बाई चांस आप पहले ये भी कर लेते हो तो यहाँ पे COGS का फॉर्मूला लेके छोड़ देते हैं आप, फिर क्या फर्क पड़ जाता, इतने फर्क पड़ता ना COGS। तो मतलब कि ओपनिंग इन्वेंटरी निकालने के लिए COGS चाहिए, तो मतलब इसके ऊपर काम करना है, तो इसका फॉर्मूला शुरू करते हैं, उसके लिए कर लेते हैं। तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश ये किया करो कि जो पहले दिया है उसको पकड़ लो, तो कभी आपको बैक पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, उल्टी लैडर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो इसका 10% आ गया आपका 16,000। ये क्या आ गया आपके पास, ओपनिंग इन्वेंटरी। तो फर्स्ट इक्वेशन तो सॉल्व हो गई, सॉरी इसको 2 ले लेंगे, ये वाला काम खत्म। अब इस पे आते हैं, इसको लिखूंगा क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी was 3 times ओपनिंग इन्वेंटरी। तो हमने इजीली इंग्लिश को मैथ्स बना दिया। क्लोजिंग इन्वेंटरी was 3 times ओपनिंग इन्वेंटरी, कुछ भी नहीं किया, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 ओपनिंग इन्वेंटरी कितना दिया, 16,000, 16 3 18, 48,000 आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, हम ओपनिंग आगे क्लोजिंग आगे चाहिए क्या, एवरेज इन्वेंटरी। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए अब, तो क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2, तो 48 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 32,000। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन डाल देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 3, तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, एक एक करके निकाला, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी बुक में एज अ बैलेंस शीट दिया हुआ है, मैंने सेम टू सेम टेप दिया है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें 2 साल की आपको ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, 2 साल की, 15-16 की और 16-17 की। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च दिया है, इसका इतना, इसका मतलब ये क्या दिया आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया, ये क्लोजिंग दिया हुआ, ठीक है, ओपनिंग नहीं है आपके पास। और रेवेन्यू फॉर्मुलेशन का मतलब मैंने सिखा रखा है, ये क्या होता है, सेल्स, ठीक है। तो ये कॉस्ट नहीं लिखी और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको 15-16 का निकाल के दिखाऊंगा, 16-17 का आपने होमवर्क में करना है। तो लिखते हैं फॉर 2015 एंड 16। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री 7 लाख, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। ओपनिंग के लिए क्या दिया, इन द ईयर 2015-16, इसी की बात हो रही है। इन्वेंट्री इंक्रीज बाय इतने, कि जो इस साल थी इन्वेंट्री वो 2 लाख से बढ़ गई, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख थी, ये 2 लाख से बढ़ी हुई है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ी हुई है, 2 लाख ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख कम होगी। या इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैथमेटिकल फॉर्म में, इन द ईयर 19, ये इसका इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, ये कहना चाहता है। देखो इंक्रीज मतलब प्लस बाय 2 लाख, 2 लाख क्या इंक्रीज हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से 2 लाख बढ़ गई, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको 7 लाख दी हुई है, 2 लाख इधर लेके आ रहे हैं, माइनस कर दिया, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। या इसको आप लिखे बगैर ओवरली भी कर सकते हो। वो कह रहे हैं यार इस साल में 15 में इन्वेंट्री बढ़ गई है 2 लाख से, और इन्वेंट्री है कितनी, 7 लाख। अगर ये बड़ी है, ये 7 लाख जो है 2 लाख से बड़ी हुई है, तो पहले कितनी थी, मतलब 5 लाख होगी पहले, तभी 2 लाख बड़ी होगी। तो पहले कितनी थी,
ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 7 लाख। तो हम क्या निकाल लेंगे सबसे पहले, मैं बाकी क्वेश्चन देखता ही नहीं, मेरे को जो सामान मिल गया मैं उसी की तरफ ध्यान दूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख। ये समझ आ गया आपको 2 लाख का ना? इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ गई है, 7 लाख जो 2 लाख से बढ़ा हुआ है, तो पहले कितना था 5 लाख, तभी 2 लाख बढ़ गया। 7 5 12, 12 डिवाइड बाय 2 6 लाख। ये आपकी आवाज आ गई 6 लाख एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसको कहीं पे लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट टर्नओवर, बार बार मुंह से वही निकलता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो COGS एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ गई है 6 लाख। ठीक है, अब मेरे को अगर COGS मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, इस साल की सेल ये है, अगले साल की ये सेल है, तो हम तो अभी 2015-16 का ले रहे हैं, तो क्या निकालना है COGS, तो COGS का फॉर्मूला सबसे पहले डालेंगे। देखो फॉर्मूला बार बार लिखना तभी याद होंगे। ठीक है, अब COGS तुमको नहीं पता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल होता है, जब तक इसमें कॉस्ट ना लिखा हो तब तक ये सेल होता है। 50 लाख दिया इस साल का, अगले साल का आप लोग खुद निकालना। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट के लिए इक्वेशन दी है ये वाली, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो मतलब ये कितना हो गया 25/100 इंटू कॉस्ट। कॉस्ट दिया तो कॉस्ट लिखेंगे, सेल होता अगर यहाँ पे लिखा होता सेल, तो हम ये सेल की वैल्यू 50 लाख यहाँ डाल देते। ठीक है जी, जैसा नहीं है वैसा नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया। तो हम क्या कर देते हैं, लेट COGS भी x, ये करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया x, और यहाँ पे भी क्या आ गया x। अभी पिछला क्वेश्चन ऐसे ही है 4, x/4 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x/4, तो x आ जाएगा, ये 4 ऊपर आएगा और 5 नीचे जाएगा। 5x/4 तो 5 नीचे 4 ऊपर, डायरेक्टली कर दिया, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 40 लाख आना चाहिए, 40 लाख आ गया। 40 लाख को 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो 6.66666 आता रहेगा, तो उसको 6.67 टाइम्स हम लोग लिख देंगे। तो जैसा मैंने 15-16 का निकाला, आप लोग 16-17 का निकालेंगे होमवर्क में, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। लेकिन एक आपको चीज़ बता देता हूँ मैं, मेरे को तो यहाँ पे दिया था इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख, लेकिन ये सिर्फ 15-16 की है, तो यहाँ तो मैंने 7 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिए, तो 5 लाख मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया था। ये 15-16 की इसकी नहीं है, तो इसके लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर 2016-17 क्या करोगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ 15-16 की है, तो मैंने तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ से निकाली थी 7 लाख में 2 लाख माइनस करके। ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे, जो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वही अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। ये बातें आप लोग पढ़ चुके हो 11th में, क्योंकि जो 31 मार्च 2017 सॉरी 16 15-16 ये 31 मार्च को जो क्लोजिंग होगी वही अगले दिन 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 1 अप्रैल 16 वही ओपनिंग बन जाती है। तो बेसिकली फिर 16-17 के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री क्या आ जाएगी आपकी 7 लाख, क्योंकि जो पिछले साल की क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाती है ओपनिंग। ये क्लोजिंग थी, यहाँ पे क्या बन जाएगी इस साल ओपनिंग, क्लोजिंग बन गई ओपनिंग, और ये वाली जो है ये मानी जाएगी क्लोजिंग। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी क्वेश्चन आपने 16 का खुद सॉल्व करके मेरे को भेजना है। तो आज का इतना ही पार्ट करेंगे, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना, जो नहीं समझ आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप पे समझा दिया जाएगा। इलस्ट्रेशन 75 जो भी खत्म की है उसका एक पार्ट आपको करना है, वो आप लोग करेंगे, और बाकी की रिमेनिंग इलस्ट्रेशन है 76-78 एज पर माई बुक। आपकी बुक में हो सकता है अलग हो, तो मेरी बुक में ये वाली बनती है, अगर आपकी बुक में अलग है तो आप लोग क्या देखेंगे बिफोर ये वाला जो टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेक्स्ट क्लास में करना है, उससे पहले की जितनी इलस्ट्रेशन सारी करनी है। क्वेश्चन 72 से लेके 84 तक कंप्लीट करने हैं एज पर माई बुक,
और आपकी बुक अगर अलग है तो यही टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इससे पहले पहले के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो बेसिकली हमारी ITR रेशियो आज खत्म है, उसके रिमेनिंग एग्जांपल्स एंड रिमेनिंग क्वेश्चन इस टॉपिक से पहले पहले आपने होमवर्क करके भेजना है। अगर डाउट्स ज़्यादा होंगे तो हम एक वीडियो और बना देंगे डाउट्स की इकट्ठी करके, अगर 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।